आज हम शुरू कर रहे हैं अपर्तनांकों के बीच संबंध। ये अपर्तनांक जो होते हैं उनके बीच संबंध, और इसके आगे पढ़ेंगे हम कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले आपने पढ़ लिया था कि अपवर्तन होता क्या है। ये बताया गया कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। फिर अपवर्तन का नियम बताया गया कि दो नियम है, जैसे परावर्तन का नियम था सेम वैसे अपवर्तन का भी नियम बताया गया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम ये बताया गया कि किसी एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या की निष्पत्ति एक नियतांक होती है, जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और ये स्नेल का नियम भी कहा गया। आज हम शुरू कर रहे हैं कि अपवर्तनांकों के बीच क्या संबंध है। तो आइए शुरू करते हैं। अपवर्तनांकों के बीच संबंध, हेडिंग डाल लेते हैं, अपवर्तनांकों के बीच संबंध। अपवर्तनांकों के बीच संबंध। मान लीजिए कि ये कोई ग्लास है, ये ग्लास आपके पास दिख रहा है PQRS। ये कोई एक ग्लास है, ये कहिए, यानी कि एक दूसरा माध्यम है, और ये एयर है, एयर और ग्लास। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला कोण आपतन कोण दिख रहा है, और यहाँ जो कोण दिख रहा है यह अपवर्तन कोण दिख रहा है। आपतन कोण को I से लिखा गया है और अपवर्तन कोण को R से लिखा गया है। ऐसे ही जब ये किरण देखिए अपवर्तित होकर के फिर जब बाहर निकलती है, यानी कि एयर में निकलती है, वायु में निकलती है, इसको कह रहे हैं इमर्जेंट रे, यानी कि निर्गत किरण। तो यहाँ देखिए जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है, यानी यहाँ जो आपतित किरण है और यह निर्गत किरण है, ये दोनों एक दूसरे के देखिए ऐसे पैरेलल जा रही हैं। होता क्या है कि जब इस माध्यम से इस माध्यम में जा रही है, यानी कि वायु से कांच में जा रही है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जा रही है। ये अभिलंब देखिए यहाँ पे है, अभिलंब, इस अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। और जब ये बाहर निकल रही है तो फिर ये अभिलंब से दूर हट रही है, दूर हट जा रही है। जिस डायरेक्शन में ये किरण जा रही थी, यानी कि आपतित किरण आ रही थी, सेम उसी डायरेक्शन में ये किरण आगे बढ़ रही है, लेकिन इतना था यहाँ पे पार्श्व विस्थापन हो जा रहा है। खैर, इसको आगे हम देखेंगे। हम देखना चाह रहे हैं कि अपवर्तनांकों के बीच क्या संबंध है। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R, अगर हम इस माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का इसका अपवर्तनांक निकालें, अगर एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अगर अपवर्तनांक निकालें, तो अपवर्तनांक निकालने पे देखिए क्या आएगा। यहां आएगा साइन I बाई साइन R इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1n2। फिर से देखिए, इसको हम फिर से देखते हैं। वायु के सापेक्ष अगर देखा जाए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, इसे हम लिख सकते हैं ANG इक्वल टू क्या आएगा, तो साइन I बाई साइन
आर। यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, यानी यहाँ पे जो है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है, आपतन कोण है और यह अपवर्तन कोण है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या है, ये यहाँ पे अनुपात उसका बता रहे हैं। क्या हो रहा है, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे ही अगर और आगे बढ़ा जाए, अगर हम ग्लास के सापेक्ष यानी कि कांच के सापेक्ष अगर वायु का अपवर्तनांक निकालें, वायु का अपवर्तनांक निकाला जाए, तो इसे हम लिख सकते हैं GNA। और ये क्या आएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, यहाँ ये कांच और ये वायु, यानी कांच से वायु में प्रकाश की किरण जा रही है। तो इसमें प्रथम माध्यम कांच हो गया और दूसरा माध्यम क्या हो गई, वायु। तो इस माध्यम के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक निकालना है, यानी ये जो R यहाँ दिख रहा है, जो कि इसके बराबर है, R दिख रहा है, वो वास्तव में इस माध्यम के लिए क्या होगा, आपतन कोण हो जाएगा। और इस माध्यम में जो E इक्वल टू जो I दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। तब इस माध्यम के सापेक्ष यानी ग्लास के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक अगर निकाला जाए तो ये कितना आएगा, देखिए। तो इसे हम लिख सकते हैं GNA इक्वल टू साइन R बाई साइन I, R बाई साइन I। हम इसको मान ले रहे हैं फर्स्ट, इसको मान ले रहे हैं सेकेंड। अगर पहले और सेकेंड को, फर्स्ट और सेकेंड को आपस में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास देखिए क्या मिल रहा है, ANG इंटू GNA इक्वल टू क्या मिल रहा है, साइन I बाई साइन R इंटू साइन R बाई साइन I। अब देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो अब आपके पास क्या बचा, ANG इंटू GNA इक्वल टू 1। ANG इक्वल टू GNA इक्वल टू ANG इंटू GNA इक्वल टू 1, या लिख सकते हैं ANG इक्वल टू 1 बाई GNA। इस तरह से आपने देखा कि अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाए तो वह दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है। यानी ANG इक्वल टू हम GNA, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह लीजिए। यानी अगर हम वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक देखें, अगर वो मान लीजिए 3/2 है, तो अगर हम GNA निकालें यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालना है तो ये 2/3 होगा। अगर ये 3/2 है तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा होगा, यानी ANG इक्वल टू 1/GNA। ये एक फार्मूला बन गया। मान लीजिए कि दो माध्यम के अलावा तीसरा माध्यम भी हो सकता है। सपोज करिए कि तीसरा माध्यम भी है, वो ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये कोई माध्यम बनाया है, ऐसे मान लीजिए कि दो माध्यम, ये सपोज करिए कि ये वायु है, उसके बाद से वाटर है, उसके बाद से ग्लास है, फिर वायु, एयर है, वाटर है, ग्लास है और वाटर। और किरण जो जा रही है वो सपोज करिए कि यहाँ से ऐसे जा रही है, फिर क्या होगी, ये थोड़ी सी अविलंब की ओर झुकेगी, थोड़ी और झुकेगी, और फिर ये वैसे ही निकल जाएगी जैसे आपतित हुई थी। यानी कुछ ऐसे, किरण अगर ऐसे आपतित हो रही है तो यहाँ कुछ ऐसे हो जाएगी, यहाँ ऐसे हो जाएगी और यहाँ फिर ऐसे हो जाएगी। अगर यहाँ अभिलंब ड्रा करें
तो देखिए ये का अभिलंब आपके पास ये मिलेगा, ये का अभिलंब आपके पास ये मिलेगा, ये का अभिलंब आपके पास ये मिलेगा। समझिए इसको। एक नॉर्मल आपके पास ये है, एक ये है, एक ये है। यहाँ देखिए एक माध्यम यहाँ दिख रहा है, दूसरा यहाँ दिख रहा है, तीसरा यहाँ दिख रहा है और फिर ये पहला माध्यम। अगर हम एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का अपूर्णांक निकालें यानी AN W निकालें तो ये क्या आएगा, साइन I1 बाई साइन R1। मान लीजिए कि ये वाला एंगल I1 है और ये एंगल क्या है, R1 है। ऐसे अगर इस एंगल को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। R2 बराबर क्या होगा, वास्तव में R1 होगा और इसको हम मान ले रहे हैं R2। ऐसे ये R2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ये A के बराबर हो जाएगा। समझिए इसको हम क्या कह रहे हैं। यहाँ देखिए ये एंगल ये क्या हो जाएगा, I1 अगर मान लें तो ये क्या हो जाएगा, R1। ऐसे ही इस R1 के बराबर ये वाला एंगल हो जाएगा तो ये R1 हो गया। इस R1 से अब यहाँ पे आए तो ये R2 हो गया। ये एंगल किसके बराबर होगा, इस R2 के बराबर हो जाएगा और ये एंगल ठीक इसके बराबर होगा यानी A के बराबर। ये जो एयर में जो आपतन कोण है ठीक उसके बराबर यहाँ भी होगा। यानी इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं यानी जो इमरजेंट एंगल जो है ये, इसको हम लिख सकते हैं I, ये I के बराबर। अब देखिए ANW इक्वल टू क्या आएगा, साइन I1 बाई R1, ये I1 है। ऐसे ही WNG क्या आएगा, तो ये आएगा साइन R1 बाई साइन R2। ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं तो ये क्या आएगा, GNA, ये क्या आ जाएगा, तो साइन R2 बाई साइन I1। इस तरह से तीन यहाँ पे इक्वेशन मिले आपको। अगर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये मिलेगा ANG इंटू GNW, ANG नहीं, ये आपको मिलेगा, ये मिलेगा ANW इंटू WNG इंटू GNA और इक्वल टू क्या मिलेगा, फिर वही मिलेगा आपको 1, क्योंकि आपस में क्या हो जाएंगे, पूरे कट जाएंगे। या यहाँ से आप देखिए अगर निकालें तो आप कर सकते हैं ANW इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 बाई WNG इंटू GNA। अब इनमें से किसी भी एक का, मान लीजिए इसका अपूर्णांक दिया हो या इसका दिया हो या इसका दिया हो, किसी दो का दिया हो तो तीसरे को हम निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए वायु के सापेक्ष वाटर का दिया हो और ग्लास के सापेक्ष एयर का या एयर के सापेक्ष वाटर का दिया हो तो हम वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपूर्णांक आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस फार्मूले से हम लिख सकते हैं WNG इक्वल टू वास्तव में क्या आएगा, तो 1 बाई ANW इंटू GNA। GNA को ऊपर ले जाइए तो क्या मिल जाएगा, तो हम लिख सकते हैं WNG इक्वल टू ANG बाई ANW, ANW। सॉरी, ये मिलेगा ANW। तो इस तरह से ये फार्मूला आप बना सकते हैं। तो ये अपूर्णांकों के बीच संबंध है कि अगर दो अपूर्णांक दिए हों तो उनके बीच क्या संबंध आ सकता है, तीन दिए हुए हैं तो उनके, ये एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक दिया हुआ है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का पता है तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का निकाल सकते हैं।
या अगर 2 से 3 दिए हुए हैं एक साथ तो उनमें से अगर 2 दिया हो तो तीसरे को निकाल सकते हैं। इस तरह से आप देखिए अपूर्णांकों के बीच संबंध आप ज्ञात कर सकते हैं।